जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आज हम लोग वैदिक काल पढ़ेंगे। भारत में वैदिक सभ्यता किस तरीके से कैसे जन्मी पनपी और किस तरीके से उसका विकास हुआ, कैसे कैसे वो आगे बढ़ी, तो वैदिक काल के बारे में हम पढ़ेंगे। ये बहुत ही शानदार काल रहा भारत के इतिहास में। इसे 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। 1500 BC टू 600 BC। पशु सदैव से हमारे लिए उपयोगी रहे हैं। कुत्ता बिल्ली आज भी हमारे लिए, घोड़ा हाथी, हम लोग आज भी इसकी सवारी करते हैं। ठीक है। क्या आप जानते हैं कि भारत में पशु को पालने की परंपरा कब से चली आ रही है? प्रारंभिक आर्य भी पशुपालक थे। जो आर्य लोग वैदिक सभ्यता के को लेकर आए थे, वो लोग भी पशुपालन का कार्य किया करते थे। आर्यों के रहन सहन के तरीके और परंपराओं का पालन आज भी भारतीय समाज में देखने को मिलता है। हम सभी लोग लगभग उस परंपरा का पालन किया करते हैं, गाहे बगाहे। ठीक है। अब देखिए, वैदिक काल से तात्पर्य उस युग से है जिसका ज्ञान वैदिक साहित्य से होता है। हम जिस सभ्यता के बारे में वैदिक साहित्य से, जिस सभ्यता का पठन करते हैं, उसको समझ पाते हैं, उसको हम वैदिक काल के रूप में विभाजित करते हैं, उसे वैदिक काल कहते हैं। वेदों से हमें आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था, समाज, धर्म, कला इत्यादि की जानकारी मिली, इसलिए वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहते हैं। वैदिक सभ्यता में जो लोग रहते थे वो आर्य कहलाते थे। आर्य लोग जिस सभ्यता को, जिस रीति रिवाज का पालन करते थे, उसे वैदिक माना गया। ठीक है। उस वैदिक साहित्य से हम उनके वेदों से राजनीतिक व्यवस्था, समाज, धर्म, कला इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, इसलिए हम उनको वैदिक सभ्यता भी कहते हैं। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या उत्तम। आर्य शब्द का मतलब जो होता है, शाब्दिक अर्थ इसका होता है श्रेष्ठ, बड़ा या उत्तम, सर्वश्रेष्ठ, अच्छा, बहुत अच्छा। प्रायः यह माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के अवसान के बाद वैदिक संस्कृति का विकास हुआ। हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता पढ़ा था, जो मोहनजोदड़ो और राखलदास बनर्जी और उन लोगों ने खुदाई करके 1921 में निकाला था। तो उसके खत्म हो जाने के बाद ऐसा माना जाता है कि उसके खत्म होने के एक कारण में भूकंप आई, बाढ़ आई, तमाम कयासों में एक कयास यह भी था कि आर्य लोग आए थे और वो इन्वाइट कर गए थे इनको, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को। लेकिन देखिए, हड़प्पा सभ्यता के अवसान, उसके खात्मे के बाद वैदिक संस्कृति का विकास हुआ। वैदिक सभ्यता जो है उसका विकास हड़प्पा सभ्यता के खत्म हो जाने के बाद हुआ, ऐसा ये लोग का मानना है। देखिए, इनका प्रारंभिक जीवन कैसा रहा। प्रारंभ में आर्य इधर उधर घूमते रहे। ये नोमैडिक पेस्टोरल्स थे, मतलब कि इधर उधर घूमते रहते थे ऐसे अपने मन से, जैसे आप लोग कभी कभी घूमते हैं। ठीक है। वे कबीलों में रहते थे, झुंड बना करके कबीलों में रहा करते थे। आर्य गाय, बैल, घोड़ा आदि पशुओं को पालते थे। आर्य लोग जो थे, पहले हम लोग गाय को, भैंस को, बैल को, घोड़ा को, भैंस नहीं लिखा है इसमें, इत्यादि जानवरों को पाला करते थे। चारा, पानी तथा उपजाऊ भूमि की तलाश में वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते थे। भाई, भैंस मतलब गाय पालते थे, बैल पालते थे, घोड़ा पालते थे, तो उन सबको पालने के लिए उनको खाना भी देना होगा, पानी भी देना होगा। तो उनके खाने की, चारे की व्यवस्था जहाँ होती थी, पानी की व्यवस्था जहाँ होती थी जानवरों को, वहाँ वो लोग घूम घूम के जाया करते थे। ठीक है। जहाँ चारा तथा उपजाऊ भूमि मिलती थी वे वहीं बस जाते थे। जहाँ पे उपजाऊ भूमि मिलती थी, उपजाऊ भूमि का मिलने का मतलब ये था कि वहाँ पे घास होगी और घास हमेशा वो गायें खाएंगी, इसलिए वो वहाँ पे रह लिया करते थे। इस प्रकार आर्य समूह में आए और नए नए स्थानों पर बसते रह गए। आर्य हमेशा समूह में आए और कई नई नई जगहों पर वो बसते चले गए। लगभग 1200 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक आर्य सिंधु, सतलज, ब्यास और सरस्वती नदी के किनारे पर बस गए। 1200 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व, मतलब आज के 2500, हाँ, आज के 2000 2500 वर्ष पहले, मतलब 2022 तो यही है, 23, तो मान लो कि 2000 साल तो ये हो गए, 1000 साल वो, 3000 3500 साल पहले ये लोग बस गए थे। कहाँ बस गए थे? सिंधु, सतलज, ब्यास, सरस्वती नदी के किनारे पर बस गए थे। सिंधु, सतलज, ब्यास और ये नदी कहाँ कहाँ है? पंजाब में, पंचनद जिसको कहते हैं। आर्य सभ्यता का प्रसार कैसे हुआ? आर्य सभ्यता बढ़ी कैसे? आर्य सभ्यता का विकास किस प्रकार से हुआ? भारत में आर्य सभ्यता का प्रारंभ सप्त सैंधव प्रदेश से होता है। सप्त सैंधव प्रदेश
जो अभी पंजाब वाला क्षेत्र है और इंडस नदी के किनारे, मतलब सिंधु से लेकर के सतलज नदी तक के बीच के क्षेत्र में, जो सिंधु, सतलज, झेलम, ब्यास, रावी, चेनाब, ये सारी नदियों के आसपास के क्षेत्र को सप्त सिंधु प्रदेश कहा जाता था। सप्त सिंधु प्रदेश में आर्य कहाँ से आए, इसको लेकर इतिहासकारों के बीच में मतभेद है। वहाँ आर्य लोग पहुँचे कैसे, इस बात में मतभेद है। कुछ लोग तिब्बत से आए मानते हैं, कुछ मध्य एशिया से, कुछ आर्कटिक से, कुछ कहीं से मानते हैं। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि आर्य बाहर से आकर यहाँ बसे। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि बाहर से आए इन फला फला जगहों से, जबकि अनेक इतिहासकारों का कहना है कि आर्य मूलतः भारत के ही रहने वाले थे। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है, ऐसा भी मत है कि हम मतलब आर्य लोग भारत के ही पहले से रहने वाले थे। अब समय की रेखा में इसको देखिए, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, इस वैदिक काल को भी, वैदिक सभ्यता के काल को भी कालखंडों में विभाजित किया गया है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। आर्यों का भारत में विस्तार देखिए, आर्यों का भारत में कहाँ कहाँ विस्तार हुआ है, कितनी दूर तक वो फैले हुए हैं। अब देखिए सप्त सिंधु प्रदेश, सिंधु 7 नदियों के समूह, सिंधु, रावी, ब्यास, झेलम, चेनाब, सतलज, सरस्वती, इन 7 नदियों के आसपास के क्षेत्र को सप्त सिंधु प्रदेश कहा जाता था। और ब्रह्मवर्त, ब्रह्मवर्त उसको कहते थे दिल्ली के आसपास। आज दिल्ली भारत की राजधानी है ना, भारत की राजधानी दिल्ली, तो दिल्ली के आसपास और दिल्ली को क्या कहते थे, ब्रह्मवर्त। उस समय दिल्ली का नाम ब्रह्मवर्त था, बाद में इंद्रप्रस्थ भी हो गया था। और ब्रह्मर्षि का मतलब है गंगा यमुना का दोआब। जो गंगा और यमुना का दोआब है, दोआब 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं। गंगा और यमुना 2 नदियों के बीच के क्षेत्र का जो दोआब है उसको ब्रह्मर्षि कहते थे। क्या कहते थे, आर्यावर्त देखिए 1 2 3, यह हिमालय से हिमाचल पर्वत तक का क्षेत्र फैला हुआ है। दक्षिणापथ क्या है, विंध्याचल पर्वत के दक्षिण की ओर। भारत के नक्शे में आप देखिए, यहाँ पे जो विंध्याचल पर्वत है इसके दक्षिण का क्षेत्र ये दक्षिणांचल कहलाए, मतलब दक्षिणापथ कहलाएगा। वेद किसे कहते हैं, वेद शब्द जो है वो संस्कृत भाषा के विद शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है जानना। वेद शब्द विद से बना हुआ है और इसका विद का मतलब होता है जानना, टू नो। वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। वेदों की संख्या कितनी है, 4। कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद। ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं को संबोधित प्रार्थनाएं हैं जिन्हें ऋचा कहा जाता है। कई हमारे यहाँ कई देवताओं को मानते हैं, तो अलग अलग देवता के लिए अलग अलग मंत्र लिखे गए हैं, उन मंत्रों को ऋचाएं कहा जाता है। ठीक है, ऋग्वेद में कितने भाग हैं, 10 भाग हैं। ऋग्वेद के कितने भाग हैं, 10 भाग हैं, जिन्हें मंडल कहते हैं। कुल 10 मंडल हो गए। ठीक है, जैसे अपने किताब में चैप्टर होता है ना, कितने चैप्टर हैं, इतिहास की किताब में 14 चैप्टर है ना, वैसे ही ऋग्वेद में जो कि सबसे पुराना वेद है उसमें 10 मंडल हैं, 10 पाठ हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र जो ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये वाला जो मंत्र है ये ऋग्वेद से लिया गया है, जिसका आज भी धार्मिक अवसरों पर उच्चारण किया जाता है। उसका उच्चारण आज भी किया जाता है, हम सबको वो याद ही होना चाहिए। सामवेद में भारतीय संगीत के सप्त स्वर स रे ग म प ध नी का वर्णन है। मतलब सामवेद जो है वो म्यूजिक और स्पेल से रिलेटेड है, वह संगीत से जुड़ा हुआ है, सामवेद संगीत से। ठीक है, भारतीय संगीत के जो सप्त स्वर हैं स रे ग म प ध नी, आज भी वही उसी पे गाने बनते हैं ना, इन्हीं धुनों पे। तो ये किससे बने हुए हैं, सामवेद से लिया गया है, वेद से। और यजुर्वेद में विभिन्न यज्ञों तथा उसे करने की विधियों का वर्णन है। जो यजुर्वेद है उसमें कर्म कांडों और यज्ञ कैसे किया जाए, उनकी विधियां क्या क्या होंगी, उन सब चीजों का वर्णन है। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र जादू टोने का वर्णन है। इसमें अथर्ववेद में सुपरस्टिशन और मतलब जो तंत्र मंत्र और मैजिकल स्पेल्स हैं वो सारी दी हुई हैं। अब देखिए लिखा है
ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यह मंत्र आप सबको याद हो जाना चाहिए। इसका उच्चारण कल से डेली क्लास में किया करेंगे हम लोग। इसका मतलब समझ लेते हैं हम लोग यहीं पे। हे विश्व निर्माता, भाई विश्व है तो विश्व का कोई निर्माता है। अब देखिए, विश्व निर्माता, तुम्हारे पाप नाशक ज्योति पुंज से हमारा उद्धार हो, हम अपने कल्याण की कामना करते हैं। तुम्हारे आलोक स्पर्श से हमारी बुद्धि सही दिशा में संचालित होती रहे। इसका मतलब है कि आपके प्रकाश से हमारी बुद्धि, हमारी समझ, हमारा विकास होता रहे, हम सही दिशा में, सही मार्ग में, सत्मार्ग में आगे बढ़ते रहें। इसलिए ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विश्व के निर्माता जो हैं उनसे अपने कल्याण की कामना की गई है और अपने को सद्मार्ग पर हमेशा चलते रहने की प्रार्थना की गई है। वैदिक सभ्यता को इतिहासकारों ने 2 कालखंडों में विभाजित किया है। पहला ऋग्वैदिक काल है जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है। फिर 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल है। पहले 2 कालखंडों में बांटा गया है वैदिक काल को। एक ऋग्वैदिक काल, ठीक है, उसके बाद उत्तर वैदिक काल, ठीक है, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। अब आर्यों के जन क्या होता है? आर्य कबीले में रहते थे, समूह में रहते थे। इन कबीलों का नाम मुखिया के नाम पर होता था। उस समूह का नाम मुखिया, जो उसका हेड होता था, उसके नाम पे रखा जाता था। इन कबीलों को क्या कहते थे? जन कहते थे, जन कहा जाता था। वेदों में हमें पुरुजन, यदुजन, तुर्वसजन, भरतजन जैसे कई जनों का उल्लेख मिलता है। जो पुरु के समूह में रहते होंगे, जिसका हेड पुरु होगा उसको पुरुजन कहते हैं, जिसका यद हो यदुजन, जिसका तुर्वस होंगे वो तुर्वसजन, जिनके भरत होंगे उसके भरतजन कहते थे, ठीक है। ऋग्वेद में राजा को जन का स्वामी बताया गया है। राजा मतलब जन के स्वामी, जनों का जो हेड होता है उसको राजा कहते हैं। उसे जन रक्षक भी कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? जन रक्षक। एक जन में कई विष होते थे, मतलब एक जन के अंदर भी कई विष होते थे। इसके मुखिया को विषपति कहा जाता था। कई ग्राम मिलकर विष बनाते थे। ग्राम के प्रमुख को ग्रामणी कहा जाता था। ग्राम कुल या गृह में विभाजित थे। कुल या गृह के मुखिया को कुलप या गृहपति कहा जाता था। आज भी हम सबके घरों में जो मुखिया होता, घर का हेड होता है, उसको क्या कहते हैं? गृहपति या कुलप कहते हैं। जैसे वाइस चांसलर को भी कुलपति कहते हैं, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में जब जन स्थायी रूप से किसी क्षेत्र में बस गए, तब जन से जनपद में परिवर्तन हो गए। देखिए, जन होता था, जन का प्रमुख कौन होता था? राजा होता था। विष का प्रमुख विषपति होता था। ग्राम का ग्रामणी, आज जैसे ग्राम प्रधान होता है। घर का, कुल का कुलपति या कुलप या गृहपति कहते हैं। राजा, देखिए वैदिक काल में जन का जो प्रमुख होता था उसे क्या कहते हैं? राजा कहते थे। राजा का प्रमुख कार्य जन के लोगों की रक्षा करना व युद्ध में सेना का नेतृत्व करना भी था। प्रारंभ में राजा का चुनाव सभा द्वारा किया जाता था। शुरू में जो राजा का चुनाव था वो एक सभा के द्वारा किया जाता था। मतलब आप लोकतंत्रात्मक प्रणाली का विजन वहाँ पे हो चुका था। उत्तर वैदिक काल में राजा का पद पूर्णतः वंशानुगत हो गया था। ऋग वैदिक काल के बाद जो उत्तर वैदिक काल आया, वहाँ तक आते आते जो राजा का पद था वह ऐसा हो गया था कि वंशानुगत, हेरिडिट्रिकल हो गया था। मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा। राजा को व्यापक अधिकार प्राप्त थे। राजा पर नियंत्रण रखने के लिए सभा और समिति नामक 2 संस्थाएं बनाई गई थी। सभा और समिति 2 संस्थाएं किस पर नियंत्रण करती थी? राजा पर। किसी समस्या को सुलझाने के लिए एक सभा होती थी। सभा में 70-80 लोग बैठते थे। कितने लोग बैठते थे? लगभग जैसे आज भी लोकसभा, राज्यसभा है ना पार्लियामेंट में, ऐसे मान लो कि सभा और समिति थी। उनमें से 5-6 लोग विशेष आसन पर बैठते थे, स्पीकर टाइप के, या पंच क्या बोलते हैं उसको, जो पंचायत में पंच लोग होते हैं वो, उस टाइप के। देखिए यहाँ फोटो में भी दिखाया हुआ है इस तरीके से, ठीक है।
आसन पर बैठने वाले लोग राजन्य होते थे। आसन पर बैठने वालों को राजन्य कहा जाता था। राजन्य या तो अपनी उम्र, अनुभव, शक्ति, योग्यता के आधार पर प्रमुख थे अथवा अन्य लोगों की उपेक्षा उनके पास अधिक गाय, घोड़े व रथ होते थे। मतलब कि या तो उनकी उम्र ज़्यादा होती थी, अनुभव उनके पास था, या शक्ति या उनका योगदान ज़्यादा होता था, वो कार्य ज़्यादा करते थे, ज़्यादा इफिशियंट थे, इसलिए उनको आसन दिया जाता था उनके सम्मान में। या तो उनके पास वेल्थ होती थी, गाय, घोड़े, रथ होते थे, वो फाइनेंस कर सकें। प्रमुख लोगों के अलावा बाकी लोग विष कहलाते थे। जो बाकी लोग प्रमुख लोग थे उनको राजन्य कहते थे, और जो बाकी लोग थे 70-80 में, बाकी 5-6 को छोड़ करके, उनको क्या कहते थे? विष कहते थे। विष। सभा में समस्या रखी जाती थी, सभी लोग मिलकर समस्या को सुलझाते थे। अब देखिए राजा का शासन किस प्रकार चलता था। जन का खर्च चलाने के लिए राजा जन के लोगों से उपहार प्राप्त करता था। एक तरीके का टैक्स या उपहार कह लीजिए, वो लेता था। इस उपहार को बलि कहा जाता था। उसको क्या कहते थे? बलि। बलि के रूप में राजा अनाज, घी, वस्त्र, घड़ा, आभूषण, गाय आदि प्राप्त करता था। जिसके पास जो होता था वो देता था। जिसके पास अनाज, अनाज देगा। जिसके पास घी होगा, घी देगा। जिसके पास वस्त्र होगा, कपड़े होंगे, वो कपड़े वस्त्र देगा। जिसके पास घड़ा होगा, घड़ा देगा। जिसके पास आभूषण होंगे, वो आभूषण देता था। जिसके पास गायें ज़्यादा होती थी, वो गाय दे देता था। राजा अपनी आवश्यकता के अनुसार सामान रखकर शेष जरूरत के हिसाब से लोगों में बांट देता था। राजा भी संचय नहीं करता था, वह अपने पास आवश्यकता अनुसार रख करके कि इतना हमारे चलाने के लिए हमारे जन को आवश्यक है, उसके अलावा बाकी सब वो लोगों में बांट दिया करता था। इससे राजा तथा प्रजा के मध्य रिश्ते मजबूत होते थे। इससे राजा और प्रजा के बीच में जो रिश्ते होते थे वो मजबूत होते थे। अब देखिए राजा को बलि देते हुए ये फोटो आप देख सकते हैं, धूमधाम से, बहुत अच्छी फोटो है, कैसे किस प्रकार राजा को बलि दी जाती थी। युद्ध के बाद भी एक सभा होती थी। जैसे कहीं युद्ध हो गया तो उसके बाद एक सभा बुलाई जाती थी कि अब क्या निर्णय लिया जाए। सभा में जन के राजा तो सभा में जन के राजा जीत में मिली गायों, घोड़ों, रथ, हथियार, आभूषण, दास दासियों को जन में के कई लोगों के बीच बांटते थे। मतलब जो आभूषण, जैसे युद्ध हुआ तो जीत गए, जीतने के बाद जो वहाँ से सामान मिला, गाय, घोड़ा, रथ, हथियार, आभूषण या दास दासी, उसको भी ये लोग जन में बांट देते थे। किसमें बांटते थे? लेकिन उसको बांटने में भी जो सबसे बड़ा हिस्सा होता था वह राजा अपने पास रख लेता था। ठीक है, फिर राजन्यों और ब्राह्मणों को हिस्सा मिलता था। फिर किसको हिस्सा मिलता था? राजन्य और ब्राह्मणों को। किसको? आप लोग भी चाय पियेंगे? बहुत बढ़िया। कुछ गायें, भेड़ें, बकरियां, अनाज आदि जन के साधारण लोगों को भी दी जाती थी। कुछ जो गायें होती थी, बकरियां, भेड़, अनाज, वो साधारण लोगों को भी दे दिया जाता था। इससे राजन्य के पास गायें, घोड़े, हथियार, सोना, दास दासियों की संख्या ज़्यादा हो जाती थी। भाई हर जगह जीत के लाएगा तो अपने पास रखेगा, ठीक है, और वो पहले से ज़्यादा ताकतवर हो जाता था इससे। अब देखिए धर्म और उस समय का यज्ञ कैसे होता था। आर्य लोग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए प्रारंभ में स्तुति पाठ करते थे। किसी काम को शुरू करने के लिए श्री गणेशाय करने से पहले, जैसे हम लोग गणेश भगवान या भगवान को का स्मरण करते हैं, जैसे सुबह आपकी प्रार्थना से शुरुआत होता है ना, स्कूल में आप आते हैं तो विद्यालय में सबसे पहले क्या होता है? प्रार्थना होती है, ठीक है। तो वैसे ही आर्य लोग भी किसी काम को करने से पहले देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए स्तुति का पाठ किया करते थे, उनकी स्तुति किया करते थे। और बाद में यज्ञ भी प्रारंभ कर दिए। जैसे हम लोग पीटी करते हैं वैसे वो लोग यज्ञ कर लिए। यज्ञ का कार्य पुरोहित करवाते थे। कौन करवाता था यज्ञ का कार्य? पुरोहित। यज्ञ सामूहिक हुआ करते थे, सब लोग आपस में मिल करके यज्ञ किया करते हैं। जैसे पीटी हम लोग सब साथ में मिलके किया करते हैं, मैं कराता हूँ, आप लोग करते हैं, वैसे ही यज्ञ भी वो लोग साथ में पुरोहित कराता था और सारे लोग किया करते थे, जिसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी सहभागिता होती थी। जिसमें
जैसे हम लोग लड़का लड़की साथ में करते हैं सारे लोग पीटी, वैसे ही वहां पे महिला पुरुष सब किया करते थे एक साथ। यज्ञ में कार्य की सफलता के लिए भेंट व चढ़ावे के साथ साथ देवताओं की प्रशंसा में वेद के मंत्र गाए जाते थे। जो वेद के मंत्र लिखे गए थे, जैसे ऋग्वेद से ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये सारे ऐसे कई सारे मंत्र थे जो देवी देवताओं को स्मरण करने के लिए वो लोग गाया करते थे, उन मंत्रों का उच्चारण किया करते थे। इंद्र आर्यों के सबसे प्रिय देवता थे। आर्यों के सबसे प्रिय देवता कौन थे? जो उन्हें युद्ध में विजय दिलवाते थे। आर्यों का ऐसा मानना था कि इंद्र जो हैं वो युद्ध में सहायता देते हैं, युद्ध में विजय दिलाते हैं, इसलिए उन्होंने इंद्र को ज्यादा प्रिय देवता माना। यज्ञ के समय ब्राह्मण वेद मंत्रों का सस्वर पाठ करते हुए आग में घी डालते थे। मतलब कि बढ़िया से गा करके ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यम, जैसे मैं संस्कृत पढ़ाते पढ़ाते कभी कभी करता हूँ गा करके, वैसे ही वो लोग घी डलवाते थे और सस्वर उसका बढ़िया से गा करके उसका पाठन करते थे। ये मंत्र संस्कृत भाषा में थे। ये मंत्र जो थे सारे संस्कृत भाषा में थे। बहुत समय तक ये मंत्र लिखे नहीं गए, काफी सालों तक ये मंत्र लिखे नहीं गए थे। इसी तरीके का गायन कुछ करके पद्यात्मक पद्धति से होता क्या है ना कि गद्य में चीजें याद नहीं होती हैं, पद्यात्मक लय में जब हम कोई चीज गाते हैं ना तो याद हो जाती है। देखो आप कभी देखो तो गाने आपको जल्दी याद होते हैं, कभी भी मूवी के फिल्म के कोई गाने हों तो आपको जल्दी याद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें एक लय होती है, एक तारतम्य होता है, एक नई उसमें ऊर्जा का संचार होता है। कोई गद्य चीज होगी तो वो जल्दी याद नहीं होती, आप चैप्टर याद करने बैठो नहीं याद होता है, लेकिन जब आप गा कर याद करोगे तो आपको जल्दी जल्दी याद हो जाएगा। इसीलिए गायन का माध्यम उन लोगों ने अपनाया था। इन्हें बोल बोल कर याद रखा जाता था, दूसरों को सिखाया जाता था। मंत्र जो थे वो लिखे कहीं नहीं गए थे, उनको बोल बोल करके लोग याद करते थे, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास ऑन करते थे। बाद में इन्हें लिख दिया गया, कुछ समय बाद जब लेखन शैली का विकास भी हो गया तो लिखा भी गया। आज हम ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़कर आर्यों के जीवन की कई बातों को जान सकते हैं। हम लोग उन मंत्रों का आज भी उच्चारण करते हैं और उन मंत्रों से उनके जीवन के बारे में बहुत सारी चीजें हम जान सकते हैं। अब उस समय का समाज कैसा था? वैदिक कालीन समाज कैसा था? वैदिक कालीन समाज का आधार क्या था? परिवार था। आज भी हमारे समाज का आधार क्या है? परिवार है। तो परिवार का वरिष्ठ पुरुष सदस्य इसका मुखिया होता था। जो सबसे बड़ा पुरुषों में जो सबसे बड़ा होगा परिवार में वह मुखिया होता है। आज भी लगभग ऐसा ही फॉलो होता है, ठीक है, जिसको कुलप या गृहपति कहा जाता था। मालिक जैसे आज कह देते हैं भैया मालिक यही है हमारे घर के, इन्हीं से पूछ लो, कोई बात होती है ना, तो वैसे ही उसको गृहप या कुलप या गृहपति कह लीजिए। आरंभ में आर्य 3 वर्णों में विभाजित थे। शुरू में 3 वर्णों में ये विभाजित हुए थे, राजा में, पुरोहित में और अन्य जन में। यह विभाजन उनके व्यवसाय पर आधारित था परंतु कठोर नहीं था। शुरू में जो लोगों को बांटा गया वह लोग जो जिस काम को करता था उसके काम के आधार पे बांटा गया, उसके कर्म के आधार पे, जो कि कठोर नहीं था। किंतु धीरे धीरे जो यज्ञ करवाते थे वे ब्राह्मण कहलाए। जो लोग यज्ञ करवाने का पेशा हमेशा परमानेंट काम करने लगे उनको ब्राह्मण कहा जाने लगा। जो पुरुष जो युद्ध करते थे वे क्षत्रिय कहलाए। जो युद्ध में भाग लेने के लिए जाते थे उनको क्षत्रिय कहा जाने लगा। जो व्यापार करते थे उनको वैश्य कहा जाने लगा। जो लोग व्यापार में जो ट्रेड करने लगे, जो खरीद बेच का काम करने लगे, उनको वैश्य कहा जाने लगा। बाद में शूद्र नामक चौथा वर्ण भी मिलता है। शुरू में यही 3 वर्ण थे, बाद में चौथे वर्ण 10वें मंडल, ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र वर्ण का भी जिक्र मिलता है, जिसमें युद्ध में हारे लोग शामिल किए गए। ऐसे लोगों को शामिल किया गया जो युद्ध में हार दिए गए हों, या उधर उस तरफ से या इस तरफ से। धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था कठोर और मजबूत होती गई। आज देखिए समाज में कितनी कुरीतियां व्याप्त हैं इसको लेकर के। अब कार्य रुचि के आधार पर न होकर वंश पिता के कार्य के आधार पर
हो गए, परंतु योग्य व्यक्ति अपनी योग्यता के बल पर कोई भी पद प्राप्त कर सकता था। कठोर हो गए, मतलब जो पिता जो व्यवसाय जो काम करता है, जो कर्म करता है, वही कर्म बच्चे को भी आगे काम करना पड़ेगा। जैसे अगर पिता का काम लोहे का काम है तो वो लोहे का काम करेगा, पिता का काम अगर पूजा सुनाने का है तो बच्चा भी उसका पूजा सुनाने लगेगा, पढ़ाने का है तो पढ़ाने लगेगा, पिता का काम अगर लड़ाई करने का है तो बेटा भी लड़ाई करने लगेगा, युद्ध में जाने लगेगा। इस तरीके से, ठीक, लड़ाई मतलब तुम्हारी क्लास वाली लड़ाई नहीं, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी कठोर था, फिर भी उसमें थोड़ा बहुत बदलाव संभव था योग्यता के आधार पर। अगर कोई बहुत योग्य आदमी हो तो आज भी देखिए किसी भी जाति का आदमी किसी भी बड़े अधिकारी के पद पे बैठ सकता है, कोई भी गजेटेड ऑफिसर हो सकता है, कोई भी आईएएस बन सकता है, कोई भी आईपीएस बन सकता है। महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त था। आज हमारे समाज में महिलाएं धीरे धीरे उच्च स्थान प्राप्ति की ओर बढ़ रही हैं, लेकिन उस समय पहले से महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त था। वे पुरुषों के समान ही शिक्षा प्राप्त करती थी। वेदों से हमें लोपा, मुद्रा, घोषा, सची आदि महिलाओं के नाम प्राप्त होते हैं। कुछ ऐसी महिलाओं के नाम मिलते हैं जो उस समय खूब धूमधाम से पढ़ाई और मेहनत करके अपने ज्ञान का परिचय दिया करती थी। उनमें लोपा, मुद्रा, घोषा और सची आदि महिलाओं का नाम है। आर्यों के मकान घास फूस तथा मिट्टी के बने होते थे। हमारे आपके घरों में भी अभी भी कई गांवों में ऐसे घर मिल जाएंगे, घास फूस के मिट्टी के मकान बहुत अच्छे होते हैं, गर्मी में बहुत ठंडा देते हैं। अभी मैंने एक रिसर्च पढ़ी, इंग्लैंड में मिट्टी के फिर से घर बनाए जाने लगे हैं, ठीक है। इंग्लैंड में फिर से वापस से, वो लोग जबकि काफ़ी एडवांस हो चुके थे, पक्की ईंटों के घर बनाने लगे थे, लेकिन फिर अब कच्ची मिट्टी के घर बनने लगे हैं। आर्य दूध तथा उनसे बने पदार्थ, दही, नवनीत, नवनीत मतलब मक्खन, घृत मतलब घी का प्रयोग करते थे। आर्य लोग जो थे वो दूध, दही, मक्खन, घी इन सब चीज़ों का बहुत धूमधाम से इस्तेमाल किया करते थे। अन्न में जौ, जौ को यव कहते थे, गोधूम मतलब गेहूँ, ब्रीही मतलब चावल का प्रयोग करते थे। वो लोग सबसे पहला अन्न जो उपजाया गया वो यव था, जौ, और गेहूँ, गोधूम, चावल मतलब ब्रीही, ब्रीही का इस्तेमाल किया करते थे, मतलब जौ, गेहूँ, चावल। आश्रम व्यवस्था क्या थी? प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को व्यवस्थित करने के लिए आर्यों ने जीवन को 4 अवस्थाओं में बांट रखा था। हम लोग आज भी इस 4 अवस्था का पालन करने की कोशिश करते हैं, चेष्टा करते हैं। जैसे पहली अवस्था ब्रह्मचर्य की अवस्था होती है। जब तक हम ज्ञानार्जन करते हैं, शिक्षार्थी के रूप में अपना जीवन विद्यार्थी के रूप में बिताते हैं, तब तक हमारा ब्रह्मचर्य का जीवन चलता है। इसमें बच्चा आश्रम में रहकर शिक्षा पाता था। उस समय आश्रम था, आज हॉस्टल मान लो या स्कूल मान लो, ठीक है। दूसरी अवस्था गृहस्थ की थी। जब शादी हो जाती थी तब गृहस्थ में वो प्रवेश कर जाता था। यह अवस्था पारिवारिक जीवन से संबंधित थी। गृहस्थ में पारिवारिक जीवन का क्रियाकलाप होता था। तीसरी और चौथी अवस्थाएं क्रमशः वानप्रस्थ और संन्यास थी। तीसरी वानप्रस्थ थी और चौथी संन्यास थी, जिसमें व्यक्ति वन में जाता था और आत्मचिंतन द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करता था। तीसरी और चौथी अवस्था में आत्मचिंतन करके ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करता था। मान लो मैं चौथी अवस्था में जी रहा हूँ। अगर आज के समय में बांटा जाए तो जब से बच्चा पैदा होता है तब से लेकर 25 साल तक मान लो कि वो ब्रह्मचर्य में है, 25 साल से लेकर 50 साल तक वो गृहस्थ में है, 50 से 75 साल में वो वानप्रस्थ में है, फिर संन्यास में जाएगा 75 से 100। अगर यही 80 मान लो, एवरेज उम्र 100 साल न मानो, 80 मान लो तो 20-20 साल की बांट लो, ठीक है। लेकिन ब्रह्मचर्य को थोड़ा बढ़ा के बांटो, गृहस्थ को कम कर दोगे चलेगा, वानप्रस्थ को कम कर दो। आर्यों की भाषा क्या थी? यह कहना कठिन है कि सारे आर्य लोग एक ही नस्ल के थे। ऐसा बहुत कठिनाई मतलब महसूस होती है इतिहासकारों को मानने में। वे इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा संस्कृत बोलते थे। हमारी जो संस्कृत भाषा है, देव भाषा, वैदिक भाषा मानते हैं इसको, यह इंडो यूरोपियन परिवार की है। भाषाओं के भी परिवार होते हैं, जैसे हमारा आपका कुल खानदान परिवार, घर, गांव, देश होता है, वैसे ही भाषाओं का भी होता है। अब भी यह अपने बदले हुए रूपों में यूरोप, ईरान व भारत में बोली जाती है। अभी भी यह बदले हुए स्वरूपों में बोली जाती है, भारत, ईरान, यूरोप में। यह तथ्य इन भाषाओं को बोलने के ढंग की समानताओं पर आधारित है।
जिस तरीके से इन भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है उस पर यह तथ्य बताया जा रहा है। जैसे बोलकर देखिए, संस्कृत में हम पितृ बोलते हैं, वैसे ही फारसी में पिदर बोलते हैं, और लैटिन में पाटर और फादर अंग्रेजी में। देखिए एक ही सी बात हुई ना, पितृ पिदर, पाटर फादर, एक ही सी बात हुई। मातृ मादर, फारसी में मादर बोलेंगे और लैटिन में माटर बोलेंगे और अंग्रेजी में मदर बोलेंगे। अंग्रेजी में मदर बोलते हैं, मातृ से ही मदर बना हुआ है, मातृ से मादर, माटर मदर, और पितृ से पिदर, पाटर फादर। अब देखिए इनकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुआ करती, देखिए इनके स्कूल कैसे, गुरुकुल में कितना बढ़िया गाय और बढ़िया पढ़ाई लिखाई हो रही है। देखिए गुरुजी को कितना बढ़िया आसन दिया हुआ है, मुझे खड़े होकर पढ़ाना पड़ता है। बच्चे देखो कितना धूमधाम से एकदम बॉडी बिल्डिंग करते हुए पढ़ रहे हैं, कितना नेचुरल, कितना ऑर्गेनिक माहौल है। विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। कहाँ शिक्षा प्राप्त करते थे? गुरुकुल में। कहाँ पे? वेदों के साथ साथ गणित, ज्योमेट्री, ज्योतिषी, भूगोल, सैन्य विज्ञान, शिल्प आदि की शिक्षा दी जाती थी। उनको बहुत सारे विषय पढ़ाए जाते थे, जैसे वेद पढ़ाए जाते थे, गणित और ज्योमेट्री पढ़ाई जाती थी, और ज्योतिष विज्ञान भी, भूगोल भी पढ़ाया जाता था, सैन्य विज्ञान, रक्षा विज्ञान भी पढ़ाया जाता था, शिल्प विज्ञान भी पढ़ाया जाता था। पशुपालन कैसे किया करते थे? देखिए पशुपालन, प्रारंभ में आर्य लोग केवल पशुपालन का कार्य करते थे, जैसे कुत्ता, भेड़, बकरी, गाय, बैल, ये सब पाल लिया करते थे। ठीक है, गाय तथा बैल व्यक्ति की संपत्ति माने जाते थे। गाय और बैल को वो लोग संपत्ति के रूप में मानते थे, ये उनकी समृद्धि के प्रतीक थे। जैसे आज जिसके पास जितना पैसा है वो उतना अमीर माना जाता है, उस समय ऐसा था जिसके पास जितनी ज़्यादा गायें होंगी वो उतना ज़्यादा अमीर माना जाएगा। गाय का प्रयोग वस्तुओं को खरीदने के लिए भी किया जाता था। जैसे आज पैसे से हम सामान खरीद सकते हैं, वैसे तब गाय से सामान खरीदा जा सकता था। गाय को पवित्र पशु माना जाता था। वेदों में इसे अघन्या कहा जाता था। वेदों में गाय को अघन्या कहा गया है। अघन्या का मतलब है जिसे मारा नहीं जा सकता, जिसका मारा जाना वर्जित है, जिसका किलिंग प्रोहिबिटेड है। पाड़ियों का मतलब आसपास के किसान द्वारा गाय चुरा लेने के कारण कई बार युद्ध प्रारंभ हो जाता था। चोरी तब भी हो जाया करती थी। कुछ बदमाश लोग हमेशा रहते हैं समाज में, तो उस चोरी की वजह से लड़ाइयाँ खूब होती थी, युद्ध होता था कि चल रास्ते में मैं तुझे बताऊंगा, निपटा दूंगा। इस तरीके से आर्य उन्हें दस्यु कहा करते थे। उसको क्या कहते थे? दस्यु। देखिए किस तरीके से खेती का महत्व बढ़ा उस समय। जनसंख्या वृद्धि के कारण वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कृषि पर ध्यान देने लगे। जनसंख्या की खूब वृद्धि सी हो गई, और जब जनसंख्या बढ़ गई तो खाने के लिए उनको अनाज उगाना पड़ा, तो कृषि पे ध्यान देना पड़ेगा तभी अनाज उगेगा। आर्य अब गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में बसने लगे थे। अब देखिए ये कृषि करता हुआ किसान आप देख सकते हैं किस तरीके से हल चला रहा है ना, कितना धूमधाम से, कितना मजा आ रहा है उसे। इन्होंने जंगल काटकर कृषि योग्य भूमि बना लिया, जंगल को ही साफ कर दिया और कृषि के लिए अपना खेत वेत बना लिया। कृषि करने के लिए वे हल का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? हल का प्रयोग करते थे। इसका मतलब लोहे का महत्व आ गया था। जैसे हम लोगों ने पाषाण काल में पढ़ा था ना, केवल पत्थर के औजार बनते थे, फिर पत्थर को रगड़ने से आग उत्पन्न हो गई, आग से फिर वो बहुत बड़ी खोज मानी गई, उसको पका के जानवर उनवर खाने लगे, फिर गर्मी वर्मी भी आने लगी उनको। अब उसके बाद उन लोगों ने फिर तांबा का खोज किया, फिर तांबा और टीन को मिला के कांसा बना दिया उन लोगों ने। इधर अब उनके पास हल भी हो गए थे। वे जौ के साथ गेहूं, धान, दाल भी आदि उगाने लगे थे। दाल में प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, जो शाकाहारी लोग हैं उनके खाने का एकमात्र माध्यम, मतलब प्रोटीन ही पाने का सबसे बड़ा स्रोत प्रोटीन का दाल ही है। शिल्प वो लोग किस प्रकार किया करते थे? आर्य पशुओं से संबंधित व्यवसाय, जैसे ऊन काटना, ठीक है, घोड़े से रथ बनाना, लकड़ी से वस्तु बनाना, मिट्टी के बर्तन, हस्तशिल्प, धातु कर्म का काम करते थे। धातु को अयस कहते थे। धातु को क्या कहते थे? अयस कहते थे। जो आर्य लोग थे वो पशुओं से संबंधित कई सारे कार्य करते थे। जैसे भेड़ ओड़ से वो लोग ऊन काट लेते थे, घोड़े से रथ बना लेते थे, लकड़ी की वस्तुएं बना लेते थे, मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे, हस्तशिल्प, धातु कर्म किया करते थे, और धातु को अयस कहा जाता था। ऋग वैदिक काल में इन्हें तांबा कांसा का ज्ञान हो गया था। ऋग वैदिक काल तक इन्हें तांबा और कांसे का ज्ञान हो चुका था। कांसा कैसे बनाते थे? तांबा और टीन को मिला करके।
लोहे का ज्ञान उत्तर वैदिक काल में हुआ। लोहे का ज्ञान कब हुआ इनको? उत्तर वैदिक काल में। अभी देखिए जो हल चला रहे थे उसमें लोहा लगा होगा, उसका फाद जो जमीन को खोदते हुए जाता है, एकदम बढ़िया मजा आता है उस पर बैठ करके। मैं एक बार ट्रैक्टर पे बैठा था, बहुत मजा आया था मुझे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, हाँ, लेकिन उस पर बैठ के पकड़े खूब तेजी से रहना पड़ता है ट्रैक्टर पे, नहीं तो ट्रैक्टर गिरा देता है। ठक 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 ठक। चला लेते हो ट्रैक्टर? अरे वाह, मुझे भी सिखा देना। आर्यों को सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी व नक्षत्रों की गति का ज्ञान था। आर्यों को सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी व नक्षत्रों की गतियों का ज्ञान था। वे ज्योमेट्री या ज्यामितीय आकृति से परिचित थे। ठीक है। ऋग वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में क्या क्या परिवर्तन आए, उन परिवर्तनों को हम एक बार देख लेते हैं। जैसे ऋग वैदिक काल का जो जीवन था वह ज़्यादा गतिशील था, जीवन काफ़ी गतिशील था, बदलाव खूब आ रहे थे। राजा का वह पद जो था वो वंशानुगत नहीं था, वर्ण व्यवस्था नहीं थी, लोग कर्म के आधार पे अपना अपना विभाजन कर लिया करते थे। पशुपालन मुख्य व्यवसाय था। उनका मुख्य व्यवसाय क्या था ऋग वैदिक काल वाले लोगों का? पशुपालन। जबकि उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? जीवन लोगों का स्थायी हो गया। उधर ऋग वैदिक काल में लोगों का जीवन गतिशील था और यहाँ पे लोग परमानेंट हो गए, स्थायी हो गए, कृषि के अपनी खेत की जमीन के साथ अटैच्ड हो गए। राजा का पद वंशानुगत हो गया, मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा। इसके पहले जो कि ऋग वैदिक काल में ऐसा नहीं था। और वर्ण व्यवस्था विकसित हो गई। पहले वर्ण व्यवस्था ऐसे विकसित नहीं थी इतनी, बाद में कठोर भी हो गई। और कृषि इनका मुख्य व्यवसाय बन गया। इसके पहले इनका मुख्य व्यवसाय, ऋग वैदिक काल में इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। ऋग वैदिक के बाद जो कालखंड आया 1000 से 600 BC तक, वो आया उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में इनका मुख्य व्यवसाय कृषि हो गया। और कृषि हो जाएगा तो भाई जब जो खेती करता है आदमी तो खेत के पास ही रहना पड़ेगा। इसीलिए गाँव में हम लोग रहते हैं या सब लोग रहते हैं आज, तो गाँव में किस लिए रहते हैं? क्योंकि खेती उनकी बची ज़मीनें हैं। जिनकी ज़मीन नहीं है वो कहीं भी जाए, हमको कहीं भी उड़ा के फेंक दो। महाकाव्य रचना, रामायण और महाकाव्य दो प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। कौन कौन से दो प्रसिद्ध महाकाव्य हैं? रामायण और महाभारत। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत में की गई थी। रामायण की रचना किसने की थी? महर्षि वाल्मीकि ने। किसने की? संस्कृत भाषा में की थी। इस ग्रंथ में कौशल के राजा दशरथ के पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्श जीवन के और कार्यों का वर्णन किया गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्श जीवन और उनके द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन रामायण में किया गया है। आज भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की के जीवन पर आधारित रामलीला का आयोजन किया जाता है। रामलीला का आयोजन तो होता है, हम लोग धूमधाम से देखने भी कई बार पहुंच चुके हैं। देखिए रावण का वध कर रहे हैं। इसे बुराई पर अच्छाई के जीत के रूप में देखा जाता है। उस समय मोरालिटी ये थी। अब देखिए महाभारत के बारे में। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की। किसने की? महर्षि वेदव्यास जी ने। इस महाकाव्य में कुरु वंश के कौरवों तथा पांडु वंश के पांडवों की कथा मुख्य रूप से दी गई है। पांडु वंश से कौन था? पांडव थे। और कुरु वंश से कौरव थे। तो कौरवों और पांडवों के बीच का युद्ध जो था उसका वर्णन किया गया है। किसमें? महाभारत में। महाभारत किसने लिखा है? महर्षि वेदव्यास ने। रामायण महर्षि वाल्मीकि ने। अब यह भी हम लोग जान लेते हैं, लोहे की खोज कब हुई? उत्तर वैदिक काल में हुई। अभी हल वाली फोटो हम लोगों ने देखी, कब हुई? उत्तर वैदिक काल में। 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच में कभी हुई। वैदिक काल से पूर्व चित्रात्मक लिपि थी। वैदिक काल से पूर्व चित्रात्मक लिपि थी। उसके बाद लिपि का विकास दूसरे ढंग से हो गया। अब ध्वनि के आधार पर अक्षरों का विकास होने लगा। वैदिक काल में ध्वनि के आधार पर अक्षरों का विकास होने लगा। अक्षरों को मिलाकर शब्द और शब्दों को मिलाकर वाक्य बनने लगे। कई अक्षरों के समूह से शब्द बनते हैं, शब्दों के समूह से वाक्य बनते हैं, तो वाक्य तक वहाँ पे बनने लगे थे। और ब्राह्मण ग्रंथ देखिए क्या है। इनकी ब्राह्मण ग्रंथों की रचना यज्ञ के विधान तथा क्रियाओं को समझने के लिए की गई। प्रत्येक वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। हर वेद का अपना अपना एक ब्राह्मण ग्रंथ है, या कईयों के कई भी हैं। तो उपनिषद क्या है? इन्हें वेदांत भी कहा गया। इन उपनिषदों की संख्या 108 है। पुराणों की संख्या 18 है, उपनिषदों की संख्या 108 है।
उपनिषद कितने हैं? 108। ठीक है। भारत का जो आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, सत्य की ही हमेशा विजय होती है। सत्यमेव जयते मतलब सत्य ही हमेशा जीतता है, सत्य की ही हमेशा विजय होती है। इसीलिए मैं सच बोलने के लिए कहता हूँ, सच बोलो। और सच बोलने पे मैं छोड़ भी देता हूँ, चाहे कितनी बड़ी बदमाशी करके आए रहते हो। इसलिए सत्यमेव जयते यह उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आप लोग यह खूब बढ़िया से मन में बैठा लीजिए कि रामायण की रचना किसने की थी? महर्षि वाल्मीकि ने। वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और सत्यमेव जयते उपनिषद से लिया गया है। उपनिषदों की संख्या 108 है और यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कौन? सत्यमेव जयते। अघन्या का मतलब होता है जिसका वध न किया जाए, उसे अघन्या कहते हैं। अघन्या का मतलब गाय होता था। गाय को अघन्या मानते थे। कब? वैदिक काल में गाय को अघन्या माना जाता था। दोआब, 2 नदियों के बीच के उपजाऊ क्षेत्र को दोआब कहते हैं, जैसे गंगा और यमुना का दोआब। ठीक है। वंशानुगत, माँ गंगा का पानी कभी भी खराब नहीं होता है, सालों साल तक उसको रखे रहिए। उसमें बहुत सारी बैक्टोफिलस नामक एक बैक्टीरिया होती है, वो बैक्टीरिया उसमें पाई जाती है जो बाकी गंदी बैक्टीरियाओं को खत्म कर देती है। तो उसका पानी हमेशा सुदृढ़, स्वच्छ, अच्छा, निर्मल बना रहता है। वंशानुगत का मतलब होता है पिता के बाद पुत्र को प्राप्त होने वाला अधिकार, यह वंशानुगत कहलाता है। अतः अब हम लोग वेदों की ये पाठ पढ़ चुके हैं, वैदिक काल अपना समाप्त कर चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और आप लोग खूब मन लगा करके पढ़ाई करिए और जीवन में आगे बढ़िए। टिल देन, थैंक यू सो मच, वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।